बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ रेहान सादिक। बेटा, आज के लेक्चर में भी हम डेल क्रेडिटर कमीशन पे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे कि बैड डेट्स तो होंगे लेकिन हम कंसाइनी को डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं देंगे। अगर ऐसी सूरत हो तो हमें क्या ट्रीटमेंट करना है, कैसे करना है। एक्चुअली जब हम बैड डेट्स के पैसे या उसकी कमीशन कंसाइनी को नहीं देते तो वो एक्चुअली हमारा एक्सपेंस होता है, फिर हमने उसे रिकॉर्ड करना है। आप शायद जानते हो कि जब बैड डेट्स होते हैं तो आप जाहिर है उसे एडजस्ट करते हैं थ्रू द डेटर्स, उसकी वैल्यू को एडजस्ट किया जाता है और प्रॉफिट लॉस में भी शो किया जाता है। अगर मैं सिंपल बात करूं कि आपके पास डेटर्स थे, आपने सेल की, क्रेडिट सेल 10,000 रुपए की, तो आप एंट्री पास करेंगे डेटर्स अकाउंट डेबिट एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट। इसी तरह अगर मैं कहूं इसमें से 500 जो है या 1,000 जो है वो बैड डेट्स हो गए हैं, तो बेटा आपकी जो अगली एंट्री पास होती थी वो आप क्या करते थे, आप बैड डेट्स को डेबिट करते थे और डेटर्स को क्रेडिट करते थे। यहां पे भी कुछ इसी तरह का काम होगा, लेकिन क्योंकि डेटर्स और क्रेडिटर जो है वो हमने अकाउंट को क्लोज किया होता है कंसाइनमेंट में, तो यूं समझ लें बैड डेट्स हमारा एक्सपेंस है। अगर वो एक्सपेंस है तो कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पे होगा, पहली बात। दूसरी बात हम क्या करेंगे, एक बहुत अहम मसला ये होता है कि अगर हमने बैड डेट्स रिकॉर्ड कर दिया और कंसाइनी को एडजस्ट ना किया तो फिर एक डिफरेंस आएगा। मुझे लगेगा मैंने पैसे कंसाइनी से ज्यादा लेने हैं क्योंकि मैंने उसके अकाउंट से बैड डेट्स एडजस्ट नहीं किए, फिर मुझे उसके अकाउंट से बैड डेट्स एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो इसमें इतने परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत छोटी सी बात याद रखिएगा कि जब बैड डेट्स होंगे हम क्या करेंगे, सेल वाली एंट्री को रिवर्स कर देंगे। किस अमाउंट से? बैड डेट्स की अमाउंट से। ऑटोमेटिक दोनों के अकाउंट एडजस्ट हो जाएंगे। बहुत आसान तरीके कार है, कोई बर्डन नहीं लेना आपने। सिर्फ जब बैड डेट्स हो तो सेल वाली एंट्री को रिवर्स कर देंगे। अब वो कौन सी एंट्री है, क्या एंट्री है, वो पहले तो हम यहाँ देखते हैं, सवाल पढ़ते हैं, चीजों को देखते हैं, फिर मैं आपको वो चीजें बताऊंगा और फिर आपको जब एंट्रीज करेंगे तो मैं एंट्रीज भी क्लियर कर दूंगा। तो बेटा अब आप सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल पढ़ते हैं, अच्छी तरह समझें, क्योंकि अब मैंने आपको बताया कि हमारे पास अब एक लेक्चर और बचा होगा। अब आपने अपनी चीजों को खत्म करना है, सब चीजों को समझना है। Rizwan of the Gujranwala sent 100 sewing machine to the Aslam of Hong Kong at a cost of rupees 650 each. The consignor paid 2,000 for packing and dispatching charges. बेटा पहली लाइन गुड सेंड आपकी आ गई 65,000 की, कंसाइनर के अखराजात आ गए जो आप बैंक में रिकॉर्ड करते थे 2,000 से। आगे चलते हैं। ऑन रिसीविंग द कंसाइनमेंट असलम सेंड रुपीज 40,000 एज एडवांस। अब यहां मैंने एक जिक्र कर दिया कि उसने जितने पैसे देने थे उसमें से कुछ पैसा एज ए एडवांस दे रहा है। वो कितने दे रहा है? 40,000। A week later, Aslam reported that 80 machines were sold for rupees 875. बेटा ये ना इसकी सेल प्राइस है। आपने ज़हन में रखना है कि अगर कहीं बैड डेट्स होते हैं तो सेल प्राइस पे होते हैं। 80 मशीन आपने बेच दी हैं, 875 ईच है। ये आपकी सेल की एंट्री को रिकॉर्ड करने में मदद देगा। एंड एक्सपेंसेस देयर ऑन, उस पर जो अखराजात हुए, फ्रेट है 3,000। दिस इज द बिफोर गो डाउन। अब क्यों कहा मैंने बिफोर गो डाउन? क्योंकि मशीन सारी नहीं बिकी, स्टॉक वैल्यूएशन होगी, तो कंसाइनी के जो अखराजात यहां पे रिकॉर्ड होंगे या जो उसका हिस्सा बनेंगे वो सिर्फ 3,000 है। एंड गो डाउन रेंट इज 750, ये इनडायरेक्ट है, आफ्टर है। असलम इज इंटाइटल टू अ कमीशन 9% ऑन सेल। ये देखें अहम बात, यहां पे उसने सिर्फ कमीशन के बारे में बताया है कि 9% ऑन सेल है, यहां पे डेल क्रेडिटर कमीशन का जिक्र नहीं है। अगली लाइन पढ़ते हैं। ड्यू टू द इंसॉल्वेंसी ऑफ अ कस्टमर हु परचेज 4 मशीन्स, जिससे 4 मशीनें परचेज की थी, फेल टू पे एनीथिंग, वो उसके अगेंस्ट कोई पैसा नहीं दे सका, कुछ भी अदा नहीं कर सका। ये है बेटा बैड डेट्स। अब सबसे पहले आप बैड डेट्स की फिगर को कैलकुलेट करना सीख लें। देखें, एक मशीन की प्राइस थी, सेल प्राइस थी 875। आपने 4 मशीन जो थे उसके पैसे नहीं मिले, वो उस कस्टमर ने उसके पैसे नहीं दिए, तो ये बनेंगे आपके पास 875 मल्टीप्लाइड बाय 4, 3,500। दिस इज द अमाउंट ऑफ बैड डेट्स।
मकसद क्या है, आप जब इन्हें रिकॉर्ड करेंगे तो आपके पास जो एक्सपेंस शो होगा वो होगा 3,500 रुपए का, वो होना चाहिए एक्सपेंस, वहां पे नजर आएगा। किसकी बुक में? कंसाइनर की बुक में। सर क्यों नजर आएगा? भाई आपने डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दी। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बैड डेट्स करवाए, लेकिन वहां पे डेल क्रेडिटर कमीशन दी हुई थी। हमने डेल क्रेडिटर कमीशन के हवाले से तमाम चीजों को इग्नोर कर दिया कि जी हमने बैड डेट्स को रिकॉर्ड नहीं करना, कमीशन दे दी, बस बात खत्म हो गई। अब यहां पे क्या होगा, जब ये बैड डेट्स हो जाएंगे, आपको मैंने अभी बताया कि हम इसे सेल की एंट्री से एडजस्ट करेंगे, क्योंकि जब तक आपके सामने सेल की एंट्री नहीं आएगी तब तक आपको यह पता नहीं चलेगा कि इसको एडजस्ट किस तरह किया जाएगा। दूसरी बात, हमने इतने पैसे अब कंसाइनी से नहीं लेने, क्योंकि ऑब्वियसली कंसाइनी को इतनी रिसीविंग नहीं हुई। अगर मैं खाली बैड डेट्स की एंट्री को पास कर देता हूं और डेटर से उसको एडजस्ट कर लेता हूं, लेकिन कंसाइनी से एडजस्ट नहीं करता, तो आपके अकाउंट में, कंसाइनी के अकाउंट में और कंसाइनर के अकाउंट में फर्क आ रहा होगा अमाउंट का। हमें लगेगा कंसाइनी ने हमें ज्यादा पैसे देने हैं, जबकि हमारे वो पैसे उतने कम हो चुके हैं बैड डेट्स की वजह से। बेटा ये सारे क्वेश्चन की ब्रीफिंग थी। हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो है जनरल एंट्रीज पास करनी है द बुक्स ऑफ रिजवान एंड प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड असलम्स अकाउंट। ये दो अकाउंट हमने फॉर्म करने हैं यहां पर। अब सबसे पहले एज यूजुअल हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। अब कंसाइनमेंट अकाउंट के लिए अपना डाटा जरा एक दफा सुन लें इसी बोर्ड से, फिर उसके बाद चलते हैं तीसरे बोर्ड पर। सबसे पहले आपको गुड सेंड चाहिए होती है डेबिट साइड पर, फिर चाहिए होता है आपको बैंक, जो कि कंसाइनर के अखराजात को इंडिकेट करता है। दो चीजें रिकॉर्ड हो गई। तीसरे नंबर पे यहाँ पे एडवांस रिसीव है, लेकिन वो कंसाइनमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता। चौथे पे हम सेल की एंट्री पास करते हैं। पांचवे पे उसके कंसाइनिंग के एक्सपेंस की एंट्री पास करेंगे। छठे पर हम स्टॉक की एंट्री पास करते थे। सातवें पर कोई एबनॉर्मल लॉस हो उसे एडजस्ट करते थे, और नौवें पर उसका प्रॉफिट या लॉस। 10वें पर हम फिर उसके बाद जो उसकी फाइनल पेमेंट्स हैं उसको वगैरह को एडजस्ट कर लेते थे। तो ये तमाम एक प्रोसीजर है जो आपके सामने था। तो अब हम चल रहे हैं इसके बोर्ड नंबर 3 पर, और वहां जाकर हम फिर देखेंगे कि हमने कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे बनाना है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, और साथ ही में हम कंसाइनी अकाउंट को देखकर और फिर हम बाद में क्या करेंगे, एंट्रीज को पास करेंगे। तो आए चलते हैं बोर्ड नंबर 3 पर। बेटा उसी तरह ही सबसे पहले आपने एक टाइटल दिया हुआ है, कंसाइनमेंट टू हांगकांग अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट। अब चीजों को जरा गौर से देखना है आपने, आप हर एक चीज को देखना है, गौर से सोचना है, समझना है, और फिर हम उसे यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। एंड अब होगा क्या, सबसे पहले उसी तरह ही आपके पास पहली जो एंट्री आ रही है वो है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। आपको याद होगा कि आपने जो 100 स्विंग मशीन आपने सेंड की थी, और एक की जो प्राइस थी वो कितनी थी, 650 ईच। आपने उनको मल्टीप्लाई किया, आपके पास एक फिगर आ गई 65,000। ये किसकी है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की फिगर है। उसके बाद कंसाइनर के अखराजात थे, डिस्पैचिंग द गुड्स उसने अखराजात किए, उनकी जो कुल लागत थी वो कितनी थी, 2,000 रुपए। कंसाइनर के जितने अखराजात होते हैं वो हम बैंक के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद ये दो चीजें हो गई, गौर से रखिएगा। पहली एंट्री गुड्स एंड, दूसरी एंट्री कंसाइनर के अखराजात। तीसरी होती है एडवांस रिसीव। आपको याद होना चाहिए कि एडवांस आपने कितना रिसीव किया था, 40,000। कितना रिसीव किया था आपने, 40,000। वो 40,000 जो है वो अकाउंट में नजर नहीं आता। पहले भी कई दफा मैं जवाब दे चुका हूं, एक दफा फिर सुन लें। बेटा जो हम एडवांस लेते देते हैं उसमें कोई भी नॉमिनल अकाउंटिंग इन्वॉल्व नहीं होता, एंड कंसाइनमेंट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। अब ये चीजें भी ध्यान में रखा करें। जितने एक्सपेंसेस हैं, कॉस्ट ऑफ परचेज जिसे आप कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, वो सारे डेबिट हो रहे होते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट में। और जितने भी इनकम है, सेल्स है या स्टॉक की फॉर्म में आपको पड़ा हुआ है जिसे आप एडजस्ट कर रहे होते हैं, वो सारे आप क्रेडिट करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट में। ये अब कंसाइनमेंट अकाउंट की आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, मैंने बता दिया था कि किन किन चीजों डेबिट होगा और किन किन चीजों से ये क्रेडिट होगा। तो इसके बाद आपने सेल रिकॉर्ड की, 4 नंबर पे आपकी सेल आई। सेल की रिकॉर्डिंग के बाद बेटा आपने कंसाइनिंग के एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया। अब कंसाइनिंग के एक्सपेंसेस के साथ साथ जब कंसाइनिंग के एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड किए, ये उसके बिफोर गोडाउन है, ये गोडाउन रेंट था, ये उसकी कमीशन है 9%, या आप सेल पे कैलकुलेट करेंगे। इनको मैंने अलग करके एग्रीगेट कर लिया 10050।
यहां मैंने एक फिगर अलग से शो की है, जानबूझ के की है आपको दिखाने के लिए कि आपके जो बैड डेट्स थे वो कितने थे, 3,500 रुपए के थे। इसे मैंने एज ए एक्सपेंस शो कर दिया, एज ए एक्सपेंस शो कर दिया। अब आपने नंबर 6 पे जब जाएंगे आप, और तो आप स्टॉक की वैल्यूएशन करेंगे। अब ये फिगर हमने जो लिखी है बेटा, बिल्कुल वही तरीके का जितने अब तक जितने सवाल भी किए जा रहे हैं, चाहे मैं यूनिट में कर रहा हूं, चाहे मैं सवाल वैल्यू में कर रहा हूं, तो मैं यही प्रोसीजर अडॉप्ट करके आपको सवाल करवाता हूं। देखें, वैल्यूएशन ऑन सोल्ड स्टॉक आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितनी थी, 65,000 थी। ये आपको इस अकाउंट से मिल सकती है। कंसाइनर के अखराजात भी आपको कंसाइनमेंट अकाउंट से मिल सकते हैं, इसलिए मैं अक्सर इसको कंसाइनमेंट अकाउंट के नीचे बनाता हूं। इवन कंसाइनिंग के अखराजात भी आपको यहां से मिल सकते हैं डायरेक्ट। तीनों को आपने ऐड किया, आपके पास जो टोटल कॉस्ट आई वो आई 70,000। अब अगेन वही बात बेटा, सवाल आपका यूनिट में है। आपने 80 मशीन सेल की थी, 20 आपके पास स्टॉक में पड़ी हुई है क्योंकि लॉस कोई भी नहीं हुई। तो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट जब आप बनाएंगे तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी सेंट मल्टीप्लाइड बाय अनसोल्ड क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जो नहीं बिकी। आपके पास टोटल कॉस्ट आपने यहां से ली 70,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट 100 यूनिट्स की थी, आपने यहां रिकॉर्ड कर दी। अनसोल्ड कितने थे, 20 थे। कैसे पता चला, आपने 100 यूनिट में से 80 सेल कर दिए थे, तो बाकी कितने बचे आपके पास, 20। अब आपने 20 का स्टॉक की कैलकुलेशन करनी है। आपने 70,000 को 100 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया 20 से। आपके पास जो कॉस्ट आ गई वो आ गई 14,000, जिसको मैंने एज इट इज इस अकाउंट में कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिख दिया। ये स्टॉक की फिगर आ गई। जैसे ही आप स्टॉक की फिगर कैलकुलेट कर लेते हैं, एबनॉर्मल लॉस यहां पे नहीं था। अब आप नफा या नुकसान मालूम करेंगे। तो कैसे करेंगे बेटा, क्रेडिट साइड का मैंने टोटल किया 84,000 आ गया। इसमें से मैंने डेबिट साइड का टोटल 1 बाय 1 माइनस करना शुरू किया। 3,500, 10,050, 2,000 एंड 65,000, और आपके पास एक प्रॉफिट आ गया 3450 का प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। फिर देख लें, ये पहली एंट्री थी, ये दूसरी एंट्री थी, तीसरी यहां रिकॉर्ड नहीं होती, ये चौथी एंट्री है, ये पांचवी एंट्री है, ये छठी एंट्री है। एबनॉर्मल लॉस यहां नहीं था, ये सातवीं एंट्री हो गई। उसके बाद आपके पास एक एंट्री का यहां पे इजाफा होगा बैड डेट्स के हवाले से। मैंने आपको पहले बोर्ड पे बताया था, जब बैड डेट्स हो जाएंगे, जब बैड डेट्स हो जाएंगे तो आप अपनी सेल वाली एंट्री को रिवर्स कर देंगे ताकि आपके कंसाइनिंग अकाउंट भी उसके साथ साथ कम हो जाए। भाई देखिए, जरा ज़हन में लाइएगा, अगर आप सेल वाली एंट्री देख रहे हो तो सेल कितने से आप एंट्री पास करेंगे, आपने असलम्स अकाउंट डेबिट करोगे, कंसाइनमेंट टू हांगकांग अकाउंट क्रेडिट करोगे 70,000 से, और आप जब बैड डेट्स की एंट्री पास करोगे तो इसी एंट्री को रिवर्स कर दोगे, लेकिन कितने से, बैड डेट्स की अमाउंट से। तो ये एंट्री अमाउंट उसके अकाउंट से निकल जाएगी। तो अब हम पास करते हैं बेटा जर्नल एंट्री, जिसके लिए हम जाएंगे बोर्ड नंबर 2 पर, वहां पे हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। उसके बाद हम दोबारा बोर्ड नंबर 3 पे आएंगे और हम फिर उसके बाद देखेंगे कि हमारे कंसाइनिंग अकाउंट को कैसे बनाना है और उसका बैलेंस कैसे आएगा, उसमें बैड डेट्स की रिकॉर्डिंग कैसे की जाएगी। तो पहले हम चलते हैं बोर्ड नंबर 2 पर। नहीं बेटा, बोर्ड नंबर 2 पर अब हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है। रिजवांस जर्नल है, एंट्रीज आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी एंट्रीज पास होंगी, तरतीब वही है। तो आप थोड़ा देखेंगे, सोचेंगे और फिर एंट्रीज हम पास करना शुरू कर देंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं पहली एंट्री से। पहली जो एंट्री आपने यहाँ रिकॉर्ड करनी थी वो गुड्स सेंट की थी। तो गुड्स सेंट की जब आप एंट्री पास करते हो तो आप क्या एंट्री पास करते हो, कंसाइनमेंट टू हांगकांग अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट करेंगे आप गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। फिर माजरत, क्योंकि नरेशन के लिए जगह नहीं है मेरे पास, मैंने कुछ एंट्रीज इसी बोर्ड पे मुकम्मल करनी है। तो कंसाइनमेंट टू हांगकांग अकाउंट और गुड सेंट, यानी कि गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। जो टोटल कॉस्ट थी इसकी वो कितनी थी,
65,000 डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, पहली एंट्री होगी। दूसरी जो एंट्री आपके पास थी वो थी कंसाइनर के एक्सपेंसेस की। तो एंट्री कुछ इस तरह से है, कंसाइनमेंट टू हांग कॉन्ग अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट थी जो कंसाइनर के अखराजात थे, आपको याद होगा कितने थे बेटा, 2000 थे। तीसरी जो एंट्री थी वो एडवांस की थी। एडवांस यहां पे दिया था, हमारे पास कैश आया, हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया, एडवांस बेटा आया कंसाइनी से। कंसाइनी का जो नेम है वो असलम है, तो मैं यहाँ असलम अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। एडवांस रिसीव फ्रॉम कंसाइनी, 40,000 का बेटा एडवांस था जो हमने उससे रिसीव किया था। नहीं जी, 3 एंट्रीज हो गई। अब तैयार रहिएगा, चौथी जो एंट्री आ रही है वो आ रही है सेल्स की। अब सेल्स किसने की, असलम ने की। असलम अकाउंट डेबिट एंड कंसाइनमेंट टू हांगकांग अकाउंट क्रेडिट। आपने 80 यूनिट सेल किए थे, 875 के हिसाब से आपके पास जो सेल की वैल्यू आ जाएगी बेटा 70,000 आ जाएगी। अब मैंने बताया था कि अगर आपको सवाल में बैड डेट्स गिवन है तो आप सेल की एंट्री के रिवर्स एंट्री पास कर दे बैड डेट्स की। तो मैं वो एंट्री जो बैड डेट्स की इसी के साथ ही पास कर रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक हो गया। अब देखिएगा ये एंट्री मैंने रिवर्स करनी है, तो एंट्री कैसे रिवर्स होगी, कंसाइनमेंट टू हांग कॉन्ग अकाउंट डेबिट एंड असलम्स अकाउंट क्रेडिट। ये मैंने बैड डेट्स वाली अमाउंट से एंट्री को रिवर्स कर दिया। इसका मतलब है ये एंट्री भी आपको कंसाइनी के अकाउंट में नजर आएगी। इसके बाद अब मैंने कंसाइनी के अखराजात की एंट्री रिकॉर्ड करनी है जो कि ऐसी ही है, देख लें। तो कंसाइनीज एक्सपेंसेस एडजस्टेड, आपको याद होगा उसकी जो टोटल एक्सपेंसेस थे। अब आपको लगेगा सर दोनों एंट्री सेम है, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये ऐड की जा सकती थी, इसकी नरेशन भी लिखी जा सकती थी। मैंने सिर्फ समझाने ही घर से, ताकि अगर आपको कहीं कोई एमसीक्यू आ जाए कि ऐसा कैसे करते हैं, तो ये एंट्री इसके रिवर्स हो गई। सेल की एंट्री ये रिवर्स हुई, उसके बाद मैंने कंसाइनी के अखराजात को रिकॉर्ड कर लिया। अब आप देख लें, आपने पहली एंट्री भी रिकॉर्ड कर ली, दूसरी भी होगी, तीसरी भी रिकॉर्ड हुई, चौथी सेल की थी, पांचवी कंसाइनी की एक्सपेंसेस थी, छठी किसकी आ रही है, स्टॉक की। यहां पर स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे बेटा कंसाइनमेंट टू हांगकांग अकाउंट। वैल्यू विद द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक जो कि आपके पास थी 14,000। नहीं जी, ये एंट्री भी रिकॉर्ड होगी। अब आप देखें सारी एंट्रीज रिकॉर्ड हो चुकी हैं, लॉस यहाँ है नहीं। अब हमें इसके नफा या नुकसान की एंट्री पास करनी है। तो कंसाइनमेंट टू हांगकांग अकाउंट हम डेबिट करेंगे एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑन
कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, दिस इज द प्रॉफिट एडजस्टेड ऑन कंसाइनमेंट। अमाउंट, प्रॉफिट की जो अमाउंट थी बेटा वो थी 3450। नहीं जी, अब जरा याद करें, फाइनल पेमेंट हमने कोई ली नहीं, बैलेंस बचा उसका। अब आखिर में क्या होता था, जब फाइनल पेमेंट नहीं आती थी, हम गुड सेंड को ट्रांसफर करते थे ट्रेडिंग अकाउंट में। गुड सेंड को ट्रांसफर करते थे किसमें बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट में। अब गुड सेंड देखें, ये है क्रेडिट है, तो मैं इसको डेबिट करूंगा। गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट मैंने डेबिट किया, और क्रेडिट किया मैंने किसको, ट्रेडिंग अकाउंट। ये एंट्री हमेशा आखिर में पास होती है, क्योंकि ये एंट्री पास होती है, आपको शुरू में बताया था, एट द ईयर एंड। तो जब ये एंट्री आप पास करेंगे, एक तो ये उसी अमाउंट से होगी, और इससे पहले हमने कोई चीज ऐसी रिकॉर्ड नहीं की, मतलब फाइनल पेमेंट नहीं ली थी हमने, इसलिए ये एंट्री पास हो गई। अब आपके पास जो मेन एंट्री थी बेटा, वो ये वाली एंट्री थी सिर्फ, जो कि आपने बैड डेट्स की एंट्री को एडजस्ट किया। आप इसको देख सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। अब हम दोबारा चलते हैं बोर्ड नंबर 3 पर, और वहां जाके जरा देखते हैं क्या कंसाइनिंग अकाउंट में ये चीजें कैसे रिकॉर्ड हुई हैं, और फिर ये क्वेश्चन आपका एंड हो जाएगा। तो आए चलें बोर्ड नंबर 3 पर। अब बेटा असलम अकाउंट है, आपको याद होगा मैंने पहले भी कई दफा बताने की कोशिश की, आपको समझाने की कोशिश की, छोटे छोटे शॉर्टकट बताए कि अगर आप यहां कोई फिगर लिख रहे हैं तो ये आपकी ये सेल की फिगर है, इसके ऑपोजिट आ रही है, और ये यहां से फिगर जो है देखें सारी इधर आ रही है, एक्सेप्ट एडवांस। सबसे पहले आपने सेल को रिकॉर्ड किया, तो असलम अकाउंट डेबिट था और कंसाइनमेंट टू हांगकांग अकाउंट क्रेडिट था, तो यहां पे एंट्री पास हो गई। आप जाके देख सकते हैं, इससे पहले बोर्ड पर यही एंट्री पास हुई भी है। इसके बाद हमने उससे एडवांस लिया, तो हमने एडवांस लिया तो ये क्रेडिट हो गया और कैश डेबिट हो गया, यही एंट्री हमने इससे पहले बोर्ड पे पास की थी। उसके बाद बेटा कंसाइनी के जो अखराजात थे मैंने उसकी एंट्री पास की, उसका टोटल मैंने अलग से करके दिखाया हुआ था। और साथ ही मैंने जब बैड डेट्स को रिकॉर्ड किया तो खुद ब खुद कंसाइनी के अकाउंट में ये पैसे यहां पे आए और इसके अकाउंट को एडजस्ट कर दिया, क्योंकि कंसाइनी को इतने पैसे मिले ही नहीं है। उसने मैं बता दिया कितने पैसे बैड डेट्स हो गए, उसे मिले नहीं। अगर मैं वो एंट्री ऐसी पास ना करता, अगर मैं सेल के रिवर्स को एंट्री नहीं करता बेटा, तो यहां से पैसे लेस ना होते, ये पैसे ज्यादा शो हो रहे होते और हमारे पास अकाउंट में पैसे कम आ रहे होते, या उससे जो हमने पैसे लेने थे उसका रिकॉर्ड हमारा मैच नहीं करता। तो ये बात आपने ख्याल रखनी है। अब क्योंकि यहां पे फाइनल पेमेंट का जिक्र नहीं हुआ, जब फाइनल पेमेंट का यहां जिक्र नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे, आप इसको यहां से इसे क्लोज करेंगे। क्लोजिंग बैलेंस लिया आपने, जो इसका क्लोजिंग बैलेंस था वही इसका अगले दिन का या अगले साल का बीडी बैलेंस होगा। तो जब भी किसी अकाउंट का बैलेंस रखते हो, अगले साल उसका बैलेंस जरूर शो करते हो। तो जितनी एंट्रीज आपकी कंसाइनमेंट अकाउंट में आई हैं, कंसाइनिंग अकाउंट में आई हैं, वो सारी की सारी एंट्रीज आपको इससे पहले बोर्ड पर नजर आ गई। याद रखिएगा, उनमें सिर्फ एक वो एंट्री है गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, या आपको खुद से पास करनी होती है, ये कभी भी वो आपको नहीं बताता। नहीं जी, आज के लेक्चर में जो अहम बात थी, इससे पहले लेक्चर में और इसमें हमने दो चीजें डिस्कस की, वो था डेल क्रेडिटर कमीशन। अगर डेल क्रेडिटर कमीशन दी हो तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, वो जितने मर्जी बैड डेट्स की बात करे आपने उसको एडजस्ट नहीं करना, कहीं नहीं लिखना बैड डेट्स की अमाउंट को, आप उसे इग्नोर करेंगे। लेकिन अगर वो डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं देता लेकिन बैड डेट्स हो जाते हैं, फिर ये कंसाइनर का एक्सपेंस है, वो इसे रिकॉर्ड करेगा। और साथ ही साथ हम इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि हमने कंसाइनी से उतने पैसे भी नहीं लेने, क्योंकि कंसाइनी को उतने पैसे मिले ही नहीं होंगे, कंसाइनी को उतने पैसे मिले ही नहीं होंगे। इन बातों का आपने बहुत अच्छी तरह ख्याल रखना है और इसको बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है। बेटा ये मुनफरिद किस्म के दो ही सवाल हैं आपके पास, जो इससे पहले लेक्चर में हुआ एक ये हुआ, अगर आप इसे अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर ये काम बड़ा आसान हो जाएगा। ले जी, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिएगा, इंशाल्लाह फिर किसी लेक्चर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज।